मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी क्लास स्टार्ट की थी बेटा मनी एंड क्रेडिट के साथ स्टार्ट की थी। मनी एंड क्रेडिट को क्या किया था हम लोगों ने, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में सारी चीजें जो भी है मनी से परचेज करते हैं। मनी ने हम लोगों की लाइफ को काफी इजी कर दिया है। विदाउट मनी जो पहले की लाइफ थी, वो जो सिस्टम था हम लोग फॉलो करते थे, बार्टर इकोनॉमी को फॉलो करते थे, बार्टर सिस्टम को। बट बार्टर सिस्टम की अपने आप में खुद में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या थी आपकी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। आपको वो पर्सन चाहिए था जो आपकी कमोडिटी का कमोडिटी के साथ एक्सचेंज कर ले, गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज कर ले। अगर वो आपको वो पर्सन नहीं मिलता तो आपके लिए ट्रेड करना या अपने लिए कोई चीज परचेज करना पॉसिबल नहीं था। सेकेंड नंबर पे उसमें प्रॉब्लम थी कि आप जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स को ले रहे हो उसको स्टोर करके रखना भी पॉसिबल नहीं होता था। देन आपके पास प्रॉब्लम थी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। थर्ड नंबर पे आप लोगों को अपनी एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ही नहीं पता होती थी। मे बी मार्कर महंगा हो और आपकी चाय का प्याली सस्ती हो, तो इस तरीके से हम लोग अपनी एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ही नहीं हम लोगों को मिलती थी। देन लास्ट में था कि उसको हम डेफर्ड पेमेंट नहीं थी उसमें कि हम उसमें करें। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, मनी इन्वेंट हुई। मनी इन्वेंट के साथ भी सबके पास अभी भी मनी नहीं होती थी। फिर मनी को हम लोगों ने क्या किया, अपनी वर्किंग कैपिटल या आपकी किसी चीज को एज अ मनी यूज करना स्टार्ट किया। अगर हम अपने टाइम पे करते हैं कि एज अ मनी, फिर हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल अपने पास जो आई है, आप लोगों ने 9th क्लास में एक फिजिकल कैपिटल देखा था, उसमें एक फिक्स कैपिटल होती थी और एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपके पास रॉ मटेरियल होते थे। अब आपने क्या किया, रॉ मटेरियल को एज अ मनी यूज करना स्टार्ट कर दिया। रॉ मटेरियल में आपके पास क्या हो सकता है, कोई ग्रेन हो सकता है। कई बार आप अपने कैटल को भी एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे, एज अ वर्किंग कैपिटल यूज करना स्टार्ट कर दिया। किसी को किसी के पैसे देने होते हैं तो वो क्या करता है, अपनी काऊ को दे देता था। काऊ की वैल्यू लगती थी, अगर वो अच्छा खासा दूध दे रही है तो उसकी और ज्यादा वैल्यू लगेगी, या वो बहुत कम दूध देती है तो उसकी कम वैल्यू लगेगी। ऐसा आपने अपने कैटल को भी वर्किंग वैल्यू की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही अपने पास मनी आई, मनी ने क्या किया, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया, उसने क्या किया, आपकी लाइफ ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट बना दी है। क्या किया, सबसे पहले तो आप कि उसने क्या किया, क्या बोलेंगे इसको, मनी ने क्या किया, यूज ऑफ मनी मेक आवर लाइफ more simple and convenient। सेकेंड नंबर पे वो क्या बोलते हैं, रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ coincidence of wants। थर्ड, store of wealth। Fourth, money has its own monetary value। आपका इसने काम करना स्टार्ट किया। काम कैसे कर रहा है वो, सबसे पहले इसने क्या किया, आपकी लाइफ को इजी कर दिया, बिल्कुल सिंपल कर दिया। इजी और सिंपल कैसे कर दिया, आज आपके पास मनी है, अगर आपको मनी के बदले क्या चाहिए, कुछ खाने की चीज लेनी है, हम अपनी कैंटीन के पास ही चलते हैं, स्कूल की कैंटीन। अगर आपको चाहिए 10 रुपए का क्या, पंजाबी तड़का, तो आप लोगों ने पंजाबी तड़का 10 रुपए का नोट दिया या 20 रुपए का नोट दिया, 30 रुपए का नोट दिया, दोनों एक साथ ही करेंगे इसके एग्जांपल, दो एक साथ होंगे, मॉनेटरी वैल्यू भी। आप लोगों ने 20 रुपए का नोट दे दिया, पंजाबी तड़का आता है 10 रुपए का, तो पंजाबी तड़के की जितनी मॉनेटरी वैल्यू है, जितना उसकी वर्थ है, उसके अकॉर्डिंग उसने 20 रुपए के नोट से 10 रुपए की आपको पंजाबी तड़का देके उसने 10 रुपए आपके रिटर्न कर दिए, क्योंकि 20 रुपए के जो नोट की वैल्यू है वो 20 ही है। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए की चीज ले रहे हो तो वो पूरा नोट ही खत्म है, आपको एक नोट देना पड़ेगा। तो आपके नोट की खुद की मॉनेटरी वैल्यू है, या कॉइन जो भी है आपके पास, उसकी खुद की मॉनेटरी वैल्यू है, वो जितना उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने उसको मेंशन कर दिया वो उसी के साथ काम करेगा।
तो आपने क्या किया, अपनी लाइफ को इजी कर लिया है। किस चीज को? 10 रुपए में आपने नमकीन खरीद ली, या 10 रुपए में आपने कोक खरीद ली, 10 रुपए में आपने कुछ और खरीद लिया। मान लो स्कूल में मिलता है पंजाबी तड़का, या 10 रुपीज के लेज मिलते हैं, रेड कलर वाले लेज मिल गए, टोमेटो लेज, लेकिन मेरे को वो क्या है, पसंद नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी किसी दुकान पे जाती हूँ और उससे पूछ लेती हूँ गुरुकुल से बाहर आके कि भाई देखो मेरे पास ना 10 रुपए के लेज है, बट ये टोमेटो फ्लेवर में है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चिली लिमोन दे दो, या चिली वो जो दूसरा ब्लू वाला पैकेट है वो दे दो। अब अगर उसकी मर्जी हुई, वैल्यू तो 10 रुपए की है, उसको भी पता 10 रुपए की वैल्यू है भी लेज का ही, उसका दिल किया वो देगा, उसका दिल किया नहीं देगा, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट कर देगा। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको साइड में रखूंगी, किसी को दे दूंगी, अपने 10 रुपए का और ले लूंगी, तो मेरी कोइंसिडेंस की क्या होगी, बॉन्ड्स की प्रॉब्लम खत्म हुई, क्योंकि मेरी लाइफ को मनी ने इजी कर दिया। 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए की चीज ले लूंगी, 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की चीज ले लूंगी, क्योंकि मेरे वो 100 रुपये भी अपनी मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं और अपना 10 रुपया भी मेरा मॉनेटरी वैल्यू रखती है। इसने मेरी लाइफ को बहुत सिंपल और कन्वीनियंट कर दिया। सेकंड नंबर पे मनी के यूज ने मेरी लाइफ को सिंपल किया। सिंपल कैसे किया? पहले आप एक बोरी भर के ग्रेन लेके जाओगे, कहीं सेल करके आओगे, जूता बेचने वाला अपनी जूतों की बोरी भर के लेके आएगा, फिर वो लेके जा रहा है, इतने सारी चीजों को उठा उठा के लेके जाना, फिर उनके लिए कोई बायर ढूंढना, तो वो क्या थी, बहुत डिफिकल्ट था। अब उसने क्या किया, मेरी लाइफ ने, मनी ने कन्वीनियंट कर दिया, सिंपल कर दिया। मैं जहां जाए अपने वॉलेट के अंदर पैसे डाल के लेके जाऊंगी, इजिली अपना काम वाम खत्म करके वापिस आऊंगी। थर्ड नंबर पे ये तो होगी अपनी बात स्टोर ऑफ वेल्थ। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि किसी के पास 100 एकड़ लैंड थी और 100 एकड़ लैंड में उसने इतना सारा ग्रेन प्रोड्यूस कर लिया है, इतने सारे गन्ने प्रोड्यूस कर लिए हैं, अब उनको ले लेके बेचता हुआ घूम रहा है, तो क्या होगा, आपकी स्टोर करना उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक डिफिकल्ट होगा। मे बी वो राइस को, आपके ग्रेन को, व्हीट को स्टोर भी कर सकता है, बट गन्ने को कितने टाइम स्टोर करेगा? गन्ना तो धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, आपकी मॉडर्न मनी है, तो आप उसको कितना भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स देते रहो, लेकिन आप अपना स्टोर कर सकते हो, घर में भी स्टोर कर सकते हो। जो पैसे की चोरी करने पे आएंगे तो हम लोग घर पे भी स्टोर कर सकते हैं टैक्स चोरी के लिए। तो ठीक है बेटा, उसकी खुद की एक मॉनेटरी वैल्यू है। फिर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, जो कि अपनी एनसीईआरटी में नहीं है। अब वो बताते हैं टाइप्स ऑफ मनी कितनी होगी। अपने पास जो टाइप्स ऑफ मनी है, मेनली तो 2 होंगी, लेकिन कई बार इसको हम जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें इसको कई बार एक्स्ट्रा कर देते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू की फुल बॉडीड मनी, क्या है, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी से क्या है, हम आपके प्रीशियस मेटल की बात करते हैं, गोल्ड की। फुल बॉडीड मनी है कि वो अपने आप में अपनी खुद की कीमत रखता है। खुद की कीमत कैसी रखता है कि जैसे अगर आज हम नोट की बात करते हैं, आज का नोट 10 रुपए का नोट है, 10 साल बाद भी वो 10 रुपए का ही नोट रहेगा। लेकिन आपने गोल्ड खरीद लिया, जब तक उस गोल्ड को आप यूज कर रहे हो एज अ गोल्ड कॉइन, जब एंशियंट टाइम में हम लोग गोल्ड को गोल्ड कॉइन के जैसे यूज करते थे, तब तो वो एक ही गोल्ड चलता था। 100 सोने की मोहरे, 50 सोने की मोहरे, हर चीज की कीमत होती है। 10 सोने की मोहरों के बदले मिलेगा, 20 के बदले मिलेगा, तो आपको ऐसे मिलता था। लेकिन अगर आज के टाइम में हम इस मनी की बात करते हैं, तो अपने पास ये क्या है, गोल्ड। आज से 20 साल पहले अगर मैंने कोई गोल्ड परचेज किया होगा, वो 8,000 रुपए का 10 ग्राम आता था। लेकिन आज देखे उसी गोल्ड की कीमत कितनी है, वो 50,000 का हो गया। तो ये खुद से अपनी क्या कर रहा है, गोल्ड अपनी फुल बॉडीड मनी है, यानी कि इसको डे बाय डे इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। सेकंड नंबर पे हम लोग बोल रहे हैं किसकी, आपकी आज की जो मनी है वो कौन सी है, आपके नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, जो अपने कॉइन्स है वैसे कॉइन, टोकन मनी यानी कि जो आपके बैंक में डिमांड डिपॉजिट वगैरह होंगे उनकी मनी। बट इनकी वैल्यू कब है, जब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के पार्ट पे बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसको कर देती है अथराइज, और आरबीआई उसको अथराइज करेगा, तब उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है। शाहरुख खान वाले, आपके सैफ अली खान वाले कितने नोट्स लेके घूमो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके ऊपर आपके आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं है। काम दिया था कुछ निकम्मों ने करके, सिर्फ एक बच्चे ने भेजा था। फिर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। अब यहाँ एक और चीज देखो, रिप्रेजेंटेटिव
फुल बॉडी मनी। वैसे तो अपने पास फुल बॉडी मनी और आपका मॉडर्न मनी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक और मनी की बात कर रही हूँ मैं, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। वो क्या होगा? फुल बॉडी मनी से हमारा मतलब क्या है? इसमें आपका जो कॉइन होता है, पहले आपके कॉइन जो थे इंडिया में, जो कॉइन बनती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन को करती थी, उन कॉइन्स को बनाने में खर्चा तो आ जाता था ज्यादा। खर्चा कितना? अगर 5 रुपए का कॉइन है, वो 8 से 10 रुपए उसका खर्चा आता था, जो उसके अंदर सिल्वर यूज होती थी पहले, वो जो मेटल वाला दूसरे मेटल का था, या फिर उसके अंदर जो ब्रास यूज होता था, उससे खर्चा ज्यादा आ जाता था। उससे क्या हुआ? हमारी कंट्री की करेंसी कहाँ चली गई? बांग्लादेश चली गई, नेपाल चली गई। वहां के लोगों ने क्या किया? उनको तोड़ फोड़ के, मेल्ट कर करके उससे स्टार्ट कर दिया। जिस टाइम हम सिल्वर के वो यूज करते थे, एल्यूमिनियम वाले पैसे, उनको भी क्या किया? कट फट करके स्टील के आपके ब्लेड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उससे भी उन लोगों ने पैसा कमा लिया। अब जो आपने कॉइन आ रहे हैं, वो सिंपल कॉइन आ रहे हैं, सस्ता कॉइन आ रहा है। अब उसमें इतना ही पैसा लगता है जितना उसके ऊपर वैल्यू है। तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव मनी भी, कि उसके ऊपर खर्च ज्यादा आता था लेकिन वैल्यू, उसकी खुद की मॉनेटरी वैल्यू कम थी। चलो बेटा आगे चलते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आपकी बुक बोलती है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपके पास क्या क्या है। पहले क्या थे आपके पास? कॉइन थे। कॉइन किस चीज के? गोल्ड के, सिल्वर के, ये सारे प्रीशियस मेटल के कॉइन थे। एट प्रेजेंट आप यूज कर रहे हो नोट्स, नोट्स के साथ कॉइन्स भी यूज कर रहे हो, डिमांड डिपॉजिट यूज कर रहे हो, और आजकल तो एक और चीज आ गई है, बिटकॉइंस वगैरह। इंडिया में नहीं है, लोग पैसे वैसे कैसे, उसको मेरे को नहीं पता कैसे लगाते हैं, लेकिन एक बिटकॉइन जैसी करेंसी भी है, और एक और नई करेंसी इन्वेंट हुई थी, पर उसके पीछे झोल भी बहुत हुआ था। तो आपके मॉडर्न फॉर्म्स की, अब इन फॉर्म की जो आपके पास आई है करेंसी, मॉडर्न करेंसी, इसको हम यूज क्यों करते हैं? पहली बात तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपका आरबीआई अथोराइज करेगा। सेकंड नंबर पे इनकी खुद की मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू का क्या मतलब है? कि उन नोट्स को बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। अगर आप 10 रुपए के नोट को देखो तो पेपर तो उससे 2 रुपए का भी नहीं लगा होगा, इंक विंक सारा कुछ लगा के, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू है। सेम चीज आपकी यही देखो, जितनी 10 रुपए के नोट पे लग रही है, उतनी 100 वाले पे भी लग रही है, उतनी आपके 2000 वाले पे भी है। लेकिन उसकी वैल्यू किस वजह से है? क्योंकि उसके ऊपर सिग्नेचर आपकी आरबीआई ने कर दिया, आरबीआई गवर्नर ने, कि उसकी वैल्यू 2000 है और उसकी 10 रुपए है, इसीलिए उसकी खुद की मॉनेटरी वैल्यू है। आप मॉडर्न फॉर्म की जो करेंसी यूज करते हो। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न करेंसी को हम लोग यूज ही कर रहे हैं, उसमें आपके पास क्या है? इसकी बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है? वो आपका बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट और कैश डिपॉजिट इन बैंक, यू कैन withdraw at any time when you need। अब बात क्या आई? आपके पास एक डिमांड डिपॉजिट जैसी चीज है। डिमांड डिपॉजिट क्या है? आपकी खुद की पैसे हैं, खुद की मनी है, जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, और उसको आपने डिपॉजिट कर रहे हो, आप मंथली डिपॉजिट कर रहे हो, 6 मंथ में डिपॉजिट कर रहे हो। बट जब आपको उस पैसे की नीड होती है, आप क्या कर लेते हो? उस पैसे को विड्रॉल कर लेते हो। पैसा विड्रॉल करके उसको आपने क्या किया? अपने लिए यूज कर लिया जब जब आपको नीड। लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी सरप्लस मनी होती है, सरप्लस तो हम लोगों को पता है, जो आपके डेली नीड के पूरे मंथ के खर्चे निकालने के बाद जो सैलरी पर्सन होते हैं वो मंथली कर देता है, बाकी दूसरे लोग अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो वो अपनी सरप्लस मनी को डिपॉजिट कर देते हैं, कहाँ? बैंक में। अब बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिया, उसको उसका बेनिफिट क्या है? दोनों लोगों को बैंक क्यों उसके लिए काम कर रहे हैं, प्लस जो इसका वो अकाउंट ओनर है उसको बेनिफिट क्या है? आपका एक होता है डिपॉजिटर, दूसरा होगा आपका, ये होगा आपका बैंक। डिपॉजिटर गया बैंक के पास, बेटा पैसा लेके उसने पैसा डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक ने क्या किया? इसको इंटरेस्ट भी दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया उसके पैसे पे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस बैंक को बेनिफिट क्या हो रहा है? उसका पैसा ले भी रहा है, उसको और पैसा भी दे रहा है डिपॉजिट करके। उसको बेनिफिट कहाँ हुआ? कि उसके पास आता है एक बोरोवर, जिसको पैसा उधार चाहिए। बोरोवर आया, बोरोवर ने उससे पैसा लिया, पैसा, अब बोरोवर क्या कर रहा है?
अब इसको उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, बोरोवर इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को। अब जो बैंक इंटरेस्ट देता है, अगर डिपॉजिटर को वो दे रहा है 5% का इंटरेस्ट, ब्याज देता नहीं है, वैसे 3 का ही है, कम ही रखते हैं हम तो, 2.9 का 2.9% का इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन आपके बोरोवर से ले रहा है वो किसी अलग अलग चीज पे, कार लोन पे अलग है, एजुकेशन लोन पे अलग है, होम लोन पे अलग है, तो वो 10% पे इसको दे रहा है, किसको? बोरोवर को। तो बाकी जो 7% है वो क्या हुई? आपकी इनकम ऑफ बैंक होगी। क्या हुई बेटा? इनकम ऑफ बैंक। ओके, अब इन बैंक के बैंक कौन था आपके पास? आरबीआई। बैंक क्या करता है? जो इसके पास सारा पैसा है उसका सिर्फ 15% अपने पास रखता है। जितना उसके पास डिपॉजिट बैंक है, मे भी किसी बैंक के पास 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, कितना भी है, तो उसका जितना भी है वो सिर्फ 15% अपने पास रखेगा। रेस्ट ऑफ द मनी को वो क्या कर रहा है? अपनी इन्वेस्ट करके रखेगा। किधर? बोरोवर के पास। प्लस उसमें से जैसा बैंक होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अपना कितना, 4% अपने टोटल इनकम का डिपॉजिट करवाना पड़ता है आरबीआई के पास भी। वो अलग अलग टाइम पे डाटा चेंज होता रहता है बेटा। जैसे ही आरबीआई के सीआरआर होगा, एसएलआर, सीआरआर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। वो पूरा टोटली इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये आपके आरबीआई के पास उसका डिपॉजिट रहेगा। 15% वो खुद का रखेगा। 15% कौन सा रख रहा है? जो लोगों ने उसके पास डिपॉजिट करवाया उसका 15%। उसका रेस्ट ऑफ मनी वो क्या कर रहा है? अपने बोरोवर को दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। किसको? जिस लोगों को पैसा चाहिए उन लोगों को वो देगा। बाकी का 15% वो अपने पास किस लिए रख रहा है? कि जैसे ही आपके बैंक में 2, 3, 4 लोग ही आएंगे जो डेली अपना पैसा, उनको जिनको चाहिए होगा, किसी को कभी चाहिए होगा, किसी को कभी, वो अपना विड्रॉल करवा सकते हैं। लेकिन 85 ऐसा तो नहीं है 100 के 100 एकदम आएंगे, 100 के 100 एकदम नहीं आते। अगर बाई चांस किसी दिन ऐसी कंडीशन हो भी जाती है कि अगर एक बैंक के पास 100 कस्टमर है और 100 के 100 एक साथ आते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन उसके पैसे तो कहाँ है? मार्केट में पड़े हैं। किसके पास? बोरोवर के पास है, बिजनेसमैन ने उनसे पैसे ले रखे हैं। अब वो क्या करेगा? वो आरबीआई से डिमांड करेगा कि मेरे पास इतने लोग आ गए हैं, इनको सबको पैसा रिटर्न करना है। जो मेरा आपका सेविंग का पैसा है वो मेरा पैसा आप दो, मैं इनको पे करूंगा। ठीक है? तो तब वो आरबीआई से अपना पैसे की डिमांड कर सकता है। मे भी उसके पास इतना पैसा ना भी हो, तब वो आपके आरबीआई से उधार भी ले सकता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? अब आपकी जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो उसकी बैंक की क्या होती है? इनकम होती है। अब चलते हैं आगे। फिर आपका जब जैसे ही डिपॉजिटर हो गया, बैंक में डिमांड डिपॉजिट हो गया, जब आपको नीड है तो उसके लिए जिस टाइम आपका अकाउंट खुलता है तो आपको एक चेक बुक मिलती है। चेक बुक क्या है? आपकी टोटली, अब जब किसी को आपने पैसा देना है, किसी से उधार देना है या किसी को कैसा भी किसी का रिटर्न करना है, तो चेक बुक जो है, चेक जो आपका टोटली इंस्ट्रक्शन होगी किसके लिए? आपके बैंक के लिए। बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन कैसी है? आप पर्टिकुलर पर्सन के नाम से चेक बनाओगे। इस बंदे को, अगर मैं प्रभात को पैसे दे रही हूँ, मैं प्रभात के नाम से चेक बना रही हूँ, मेरे को प्रभात को इतने पैसे का 50,000 रुपए का चेक देना है और इसको ले लो। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? जिस टाइम आप डिमांड डिपॉजिट की बात करते हो, डिमांड डिपॉजिट, उस टाइम आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन जब मैं प्रभात को चेक दे रही हूँ, मे बी आज मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, आज मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, और मेरे को प्रभात को देने हैं 50,000 रुपए, और मैं प्रभात को बोलती हूँ प्रभात 4 दिन के बाद मेरी कहीं से आएगा पैसा, मैं तब आप अपने मेरे अकाउंट से विड्रॉल कर लेना, मेरी सैलरी आएगी तब निकाल लेना। ये चेक मैं आपको आज ही दे रही हूँ, चेक बैंक में, बट लगाना कब? आप 4 दिन के बाद, तब आप अपना पैसा निकलवा लेना। अब इसने क्या किया? 4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर डेट लिख दी आज की। आज कितनी है? 9 तारीख है। 10 है या 9 आज? कितनी आए? चलो 10 है, मान लो 10 तारीख मान लेते हैं। 10 के बाद मैंने बोला 14 को तू बैंक में जाना, 14 को तू चेक से पैसे विड्रॉल करवा लेना। तो 14 से पहले ये जाएगा तो इसकी गलती है। लेकिन अगर ये 14 को जाता है और तब भी इसको मेरे अकाउंट में पैसे नहीं मिलते, तब बैंक मैनेजर मेरे को फोन करेगा और मेरे से पूछेगा आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ये चेक आपके नाम से आया है, आपने दिया है या किसी ने ऐसे ही साइन कर दिया है? तब मैं उसको बताऊंगी कि नहीं मैंने दिया है, बट मेरे अकाउंट में पैसे आने थे, नहीं आए, तो इसको होल्ड कर लो। मे बी ये 1 दिन और बाद चल जाता है, बेचारा मैंने इसको दे भी दिया, मेरे पैसे नहीं आए, फिर भी मैंने इसको झूठा चेक बना के दे दिया, फर्जी चेक जो होगा, तब ये क्या करेगा? मेरे ऊपर केस कर देगा। पैसे भी देने हैं मेरे 50,000 रुपए, दे भी नहीं रहे, ऊपर से मेरे चक्कर भी कटवा दिए बैंक में भी, तब ये मेरे ऊपर
एक मेरे चेक के लिए, मेरा चेक बाउंस होगा तब ये मेरे ऊपर केस कर सकता है। क्लियर बच्चा? इतनी सी बात क्लियर है तो आगे चले, नहीं तो यहीं रुक जाते हैं। अरे थम्स अप कर दो या थम डाउन कर दो, आपकी मर्जी है। इतनी सी बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। अब बात आती है कि यार ये दिक्कत क्या है कि आपके ये लोग 10% के इंटरेस्ट के साथ भी बैंक से पैसा ले रहे हैं। क्या चीज है, क्यों ले रहे हैं? अब देखते हैं। आपके पास इससे पहले स्टोरी आई। स्टोरी किसकी आई? एक स्वप्ना नाम की लेडी की स्टोरी आई। उसके पास लैंड थी, वो अपने लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए अपने गांव के लैंडलॉर्ड से पैसा लेती है। उसकी क्रॉप खराब हो जाती है। क्रॉप खराब होने के बाद उसने क्या किया, बेचारी फिर वो ट्रैप पैसा रिटर्न नहीं कर पाई। फिर वो अगले साल फिर क्रॉप ग्रो करनी थी, फिर से उसको पैसे धीरे धीरे वो ट्रैप में फंस गई, क्योंकि एक हाई इंटरेस्ट पे लेके चली है। लेकिन आप जब भी बैंक से पैसा लोन पे लेते हो तो उसका एक फिक्स अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से बैंक आपके ऊपर इम्पोज करेगा। उसका फिक्स अमाउंट है तो है, उसमें किसी की कोई चालाकियां नहीं चलेंगी। लेकिन जब भी आप इनफॉर्मल सोर्स से लोगे तब आपकी क्या होगी, सारी उसकी मर्जी चलेगी, वो जितना चाहे आपसे इंटरेस्ट ले सकता है। स्टोरी आती है यहाँ पर, दो स्टोरी होगी। एक तो थी सलीम नाम के करेक्टर था उसमें। सलीम नाम का करेक्टर क्या है, उसको दिवाली का फंक्शन आ रहा था। दिवाली के फंक्शन से पहले 1000 पेयर ऑफ शूज रेडी करके देने थे किसी ट्रेडर को। अब उसने क्या किया, किसी रॉ मटेरियल पहले उसने ले लिया किसी से उधार में, कि जैसे ही मैं अपना दे दूंगा मेरा पैसा आएगा तो मैं तेरा रिटर्न कर दूंगा। प्लस उसने वर्कर्स को भी हायर कर लिया और विद इन टाइम वो आपका ट्रेडर को बना के दे देता है। उसको अच्छा खासा मुनाफा होता है, फिर वो उसके पैसे भी रिटर्न कर देता है। प्लस उसने उस ट्रेडर से भी एडवांस में पैसा ले लिया था, क्योंकि वर्कर्स को भी उसने पे करना था। यहाँ तो उसको बेनिफिट हो गया तो अच्छा लग रहा है। इनफॉर्मल सोर्स ही था सारा, बट वो उसके बिजनेस के लिए था। सेकंड नंबर पे स्वप्ना की स्टोरी है। स्वप्ना क्या बेचारी फंस जाती है। जैसे ही फिर वो बोलते हैं कि क्लास में स्टोरी चल रही थी तो 3 बच्चों को फिर से होमवर्क दिया गया कि तुम ऐसी ही कोई और स्टोरी करो। तो वो अपने आसपास के एरिया के पास 3 तरह के पोटैटो जो फार्मर थे उनकी स्टोरी देखते हैं। एक पोटैटो उसकी स्टोरी में तो वो अपने लैंडलॉर्ड से ही पैसा लेता है और लैंडलॉर्ड उसको पैसा दे देता है, लेकिन उसको ट्रैप में फंसा लेता है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है सब कुछ। दूसरे नंबर पे वो एक कमीशन एजेंट से लेता है पैसा। कमीशन एजेंट इस चीज के साथ उसको बोलता है तेरे को सारे पोटैटो मेरे पास ही सबमिट करने, अपने बेचने पड़ेंगे, कहीं और नहीं बेचेगा तू, जो रेट मैं दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे अपना जो आता है कोऑपरेट, एक और पर्सन होता है, वो किसके पास जाता है, एक बैंक के पास जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, उससे पैसा लेता है और उससे पैसा लेके उसने अपनी फसल वगैरह ग्रो कर ली। लेकिन उस टाइम रेट कम था, तब उसने कोल्ड स्टोर में भी लगा लिया उनको। जब जैसे ही अच्छा रेट आता है तो उसने उनको बेच दिया और अच्छे खासे उसको पैसे मिल गए। ये सारी स्टोरी हम देख के क्या बोलते हैं कि उस वो बेनिफिट में रहा कि उसने पैसा बैंक से लिया, कम इंटरेस्ट पे लिया, फिर उसको हाई रेट में अपने क्रॉप भी सेल कर दी, तो बेनिफिट में रहा। ऐसी स्टोरी। अब बात करते हैं कि पहली बात तो आपके पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ लोन। उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? पहले तो आपके लोन की बेनिफिट है या नहीं। एडवांटेजेस ऑफ लोन, क्यों एडवांटेज है? पहली बात तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प टू बिल्ड द होम, हाउसेस को बिल्ड, टू एक्सपेंड बिजनेस, सेकंड नंबर पे अगर हम एजुकेशनल लोन की बात कर रहे हैं, टू हायर एजुकेशन, और फार्मर्स की बात करें टू ग्रो क्रॉप। इन सारी चीजों से तो जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखे हैं, तो लोन की तो हम लोगों को नीड होती है। लेकिन अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, डीमेरिट्स की, सबसे पहली बात तो यू हैव टू पे हाई इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। फिर दूसरा आपको यू नीड
you require the सिक्योरिटी। अब ऐसे कोई आपको पैसा देगा, वो आपसे सिक्योरिटी मांगेगा, सिक्योरिटी में वो कुछ भी चीज मांग सकता है। नो लोन फॉर पुअर पीपल, पुअर पीपल के लिए तो लोन है ही नहीं बेचारों के लिए, उनको तो ट्रैप में ही फंसा लेते हैं। अब लोन आप लेते कहाँ से हो, इस चीज की बात करते हैं। लोन के लिए आपके पास जो सोर्सेज है बेटा, वो 2 सोर्सेज हैं। एक है आपका फॉर्मल सोर्स, सेकंड है इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स में आपके पास क्या है, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो गांव वगैरह के पास होती है, और इनफॉर्मल सोर्स में आपके पास मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारे आपके पास हैं। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है बेटा, इनफॉर्मल सोर्स, फॉर्मल सोर्स पे जब जाते हो तब आपको सबसे पहले क्या नीड होती है, कोलेट्रॉल की नीड होती है। कोलेट्रॉल क्या होता है आपका, आपकी कोई सिक्योरिटी होती है। बैंक ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। अगर मैंने बताया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया, उसने फिर कोल्ड स्टोर में अपने पोटैटो रखे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, पहले अपने लैंड के पेपर सारे कोऑपरेटिव बैंक को दिखाने पड़े कि मेरे पास इतनी 7 एकड़ लैंड है, मैं इतने में पोटैटो ग्रो करूंगा, और फिर मेरे को सीड्स वगैरह चाहिए, तब जाके उसको बैंक ने दिया है पैसा, तो कोलेट्रॉल चाहिए। अगर हम अपने कंट्री में बात करते हैं, हमारी कंट्री बोलती है एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, लेकिन एजुकेशन के लिए लोन ऐसे नहीं मिलता। एजुकेशन के लिए लोन जब भी मिलता है वो आपको सिटी की प्रॉपर्टी पे मिलता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे मिलेगा। आपकी एग्रीकल्चर लैंड पे भी आपको वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, सारी चीजें झूठी है। उनको जो सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी चाहिए आपके कोई कोलेट्रॉल, और कोलेट्रॉल क्या होगा, आपके शहर में कोई प्रॉपर्टी हो, कोई प्लॉट हो, तब जाके आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको वो लोन नहीं देते। कोलेट्रॉल की नीड होगी। दूसरे नंबर पे आपको सारे डॉक्यूमेंट, आपके कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। डॉक्यूमेंटेशन, ओके, बस ये सारी चीजें आपको कोई गारंटर भी चाहिए, जो उसी बैंक में अकाउंट रखता है उसकी भी गारंटी मांगेंगे। इन सारी चीजों के साथ जब हम काम करते हैं तो फॉर्मल बैंक तब लोन देगा, अदरवाइज वो लोन नहीं देगा। इनफॉर्मल सोर्स को ये कोई चीज नहीं चाहिए, वो क्यों दे रहा है आपको, म्यूचुअल ट्रस्ट पे दे रहा है, प्लस किसी और की आपको बोल दिया म्यूचुअल ट्रस्ट पे, ठीक है, फिर तो उसी के पास चले जाते हैं। बट इसका रेट क्या है, इसका हाई रेट इंटरेस्ट है। देखो भाई, अपनी क्लास में किसी को दौरा दारा पड़ गया, देख लो कौन है वो, उसको बोल दो। हाई रेट पर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है बेटा, इनफॉर्मल सोर्स में। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब हम इनफॉर्मल सोर्स पे लेते हैं, आज तो मेरी क्लास में से पूरी शांति है, मेरी वॉइस आ भी रही है या नहीं तुम लोगों को? आ रही मैम, आ रही है। इनफॉर्मल सोर्स की हम लोगों को, फिर हम बोलते हैं कि हम लोग क्यों जा रहे हैं इनफॉर्मल सोर्स पे। पहली बात तो इसके रीजन हम लोगों को पता लग गया, हम लोगों के पास कोलेट्रॉल नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई गारंटर नहीं मिलता, तो हम लोग इनफॉर्मल सोर्स पे चले गए। इनफॉर्मल सोर्स में अपने पास मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड्स है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है। पहली बात, हम क्यों गए, बैंक्स आर नॉट अवेलेबल 24/7। ये तो आपके पूरा टाइम प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। प्रेजेंट कैसे, अगर किसी की फैमिली में मिस हैपनिंग हो जाती है, रात को मिस हैपनिंग हुई, बैंक थोड़ी ना खुला होगा, कहाँ जाएगा वो, अपने किसी दोस्त के पास जाएगा पैसा उधार मांगने, क्योंकि उसके बैंक में भी पैसा नहीं है, दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास जाएगा, वो दे देगा उसको रात में भी पैसा। सेकेंड नंबर पे बैंक से पैसा क्यों नहीं ले सकते हम लोग, लॉन्ग प्रोसेस है। जिस टाइम आपको कोई लोन पास करवाना है, उसके लिए आपको काफी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब होगा, और उसके पास आप जब गए उसने सभी आपको पैसे दे दिए। तीसरे नंबर पे वो क्या है, किसी की गारंटी की डिमांड नहीं करता, गारंटी की भी डिमांड नहीं की। लेकिन इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद उसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, हाई इंटरेस्ट।
रेट जो है आपके इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ता है उसकी मर्जी का। सेकंड नंबर पे क्या है, वो आपके सोशल रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा। कैसे करेगा? अब किसी ने, मान लो आयुष अपनी क्लास में पैसे ले लेता है दिव्यम से, दिव्यम ने उसको पैसे दे दिए, आयुष उसको जरूरत थी आयुष को, तब तो उसने ले लिए, दिव्यम ने भी दे दिया, ठीक है मैं दे देता हूँ तेरे को। लेकिन 2-4 दिन के बाद उसने मांगे उससे पैसे, आयुष कहता है यार अभी आए नहीं करते, थोड़ी देर रुक जा बाद में करते हैं। अब दिव्यम ने जाके दूसरे दोस्तों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि देख उस दिन मेरे को जरूरत थी पैसे, मैंने दे दिया, तब तो बड़ा रो रो के मांग रहा था, अब पैसे मांग रहा हूँ दे ही नहीं रहा है, बार बार मैं इसके पीछे पीछे घूम रहा है। वो क्या कर रहा है, वो आपके सोशल स्टेटस को हर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे हाई इंटरेस्ट ले रहा है। देखा कि आपने मैसेज भी नहीं रौनक पढ़ा, बंद कर क्या बेटा बात माइक, है? रौनक माइक बंद कर। मेरे स्टूडेंट से ज्यादा उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज जिस टाइम मेरा बच्चा क्लास अटेंड कर रहा हो उसके आसपास मत आया करें। रिक्वेस्ट है मेरी सारे पेरेंट्स से, प्लीज। वो उसकी सोशल रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है। प्लस कई बार सिर्फ सोशल रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करेगा, वो उसके साथ मारपीट भी कर सकता है। मे बी वो बेचारा अनेबल है, उसके पास देने के लिए अभी सोर्स नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ बदतमीजियां कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा लॉस है। दूसरे नंबर पे फिर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज के सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए कि हम लोगों को पुअर पीपल को भी लोन दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर पूरी तरह से बेचारे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन तो इनके ऊपर है, नीरव मोदी, माल्या और आपकी चड्डा जी के ऊपर कोई आपके कानून नहीं लगते, वो तो लूट लूट के भी चले जाएंगे, उनको फिर भी मिल गया पैसा। लेकिन गरीब आदमी को अगर एक बाइक भी खरीदनी है उसके लिए भी उसको पैसे नहीं मिलते। चलो जी आगे कहाँ चले अब हम लोग, हम चलते हैं इसके लिए आपकी क्या हुई, एक SHG ग्रुप होता है अपने पास, SHG यानी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा इसमें आपकी 15 से 20 मेंबर होते हैं। इनकी जो सेविंग होती है बेटा, वो सेविंग होगी आपकी 25 रुपए से 100 रुपीज, जो उनकी फैमिली की सेविंग है उसके अकॉर्डिंग तक वो अपना सेव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे वो सारे सेम नेबरहुड से होंगे, इनका सबका पैसा कलेक्ट होके कहाँ होगा, आपके किसी एक बैंक में होगा, और जब किसी एक मेंबर को नीड होगी तो पूरी सोसाइटी के सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे लोन सैंक्शन होता है। इसमें सिर्फ वो एक दूसरे की आपकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती, मोस्टली फीमेल इसकी मेंबर होती हैं। वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को और भी हेल्प करती हैं, जैसे वो अपनी मीटिंग रखती हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बात करती हैं, अपने स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगी, और क्या करेंगी, अमूल लेडीज ने पहले ऐसे ही काम स्टार्ट किया था, फिर वो आज अमूल बन गया इतना बड़े लेवल पे। अपनी ये दूसरी जो भी पर्सनल भी प्रॉब्लम होती है उसको भी यहाँ बैठ के ये डिस्कस करती है। फिर बात आती है अपने पास कि हम लोगों ने अभी बताया कि पुअर पीपल के लिए या रूरल के जो लोग हैं उनके लिए बहुत कम सोर्सेज होते हैं जहां से उनको लोन मिलेगा। इस काम में आपकी सबसे पहले काम स्टार्ट किया था आपके बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने आपके ग्रामीण बैंक स्टार्ट किए थे, होमवर्क है बताओगे कौन से ईयर में स्टार्ट किए थे, और अभी मैसेज करने मत बैठ जाना गूगल करके। ग्रामीण बैंक आपके सबसे पहले बांग्लादेश में स्टार्ट किए थे। अब इंडिया में भी नाबार्ड है, ये आपका ही काम है। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड पता करोगे, इसके ऊपर पूरा नोट्स लिख के मेरे को भेजोगे, ये आपका होमवर्क है। मेरे को नहीं भी भेजोगे, अपनी कॉपी में लिख लोगे नाबार्ड के बारे में, बस मैं तो कल की क्लास में पूछ लूंगी। नाबार्ड ये टॉपिक आपका है, पूरा करोगे इसको। और बांग्लादेश वाला पूरा टॉपिक आपका है। स्टोरी जो थी वो मैंने बता दी चैप्टर में, और क्या था इस चैप्टर में, अब तुम पूछ लो मेरे को कोई चीज का डाउट जो था तुम लोगों का। अगर इस चैप्टर में यहाँ से कोई डाउट है तो फटाफट से पूछना स्टार्ट करो। और आपका जो पीटी का डेट आ गया ना, कब है पीटी आपका, एफएसटी का पीटी कब है बेटा?
अरे एसएससी की पीटी कब है? 21 या 22 में है परीक्षा। 20 का 20 तारीख। ओके, तो बस यही बोल रही हूँ कि जो भी अपना है ये इसको कर लेना। अब जब तुम लोगों को कोई आरबीआई की अर्निंग तो ये बताई तो थी बेटा कल परसों जब अपन लोगों की क्लास थी, उसमें आरबीआई की अर्निंग तो पूरी बताई दी थी। ये जितने भी बैंक है सारे अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। अभी भी बताया कि आरबीआई के पास इन लोगों को अपना पैसा डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है।